नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अक्षय कुमार। साथियों, बीते दिनों एक डिबेट के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बहुजन चिंतक प्रोफेसर रविकांत चंदन जी ने बहस के दौरान जो फेदर्स एंड स्टोन्स पुस्तक है उसमें जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद बनने की घटना का जिक्र किया गया है और कमलेश्वर जी ने अपने बहुचर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान में भी पृष्ठ संख्या 166 पे इसका वर्णन किया है पट्टाभी सीतारमैया को लेकर। साथियों, उसी पुस्तक का रेफरेंस देते हुए प्रोफेसर रविकांत चंदन जी ने अपनी बात रखी थी डिबेट के दौरान। उसकी तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पट्टाभी सीतारमैया की एक किताब है फेदर्स एंड स्टोन्स। उसमें उन्होंने इसके पीछे की कहानी लिखी है। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं कि उसके पास उसमें बहुत फैक्ट्स नहीं है या मैं उसको साबित नहीं कर सकता। वो ये कहते हैं कि औरंगजेब जब बादशाह है और वो काशी से गुजर रहा है अपने लाओ लश्कर के साथ, तो उसमें बहुत सारे हिंदू राजा और रानियां ये सब हैं। तो जब वो काशी से गुजरते हैं तो ये होता है कि साहब हम लोग काशी से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर न सिर्फ विश्राम किया जाए बल्कि गंगा में स्नान भी किया जाए और विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाए। वहीं पर एक कक्ष की रानी है जो गुम हो जाती है। तमाम महिलाएं स्नान करने जाती है, मंदिर में पूजा करने जाती है। उसके बाद जब ढूंढा गया तो गर्भगृह के नीचे जो स्थान है उसमें वो नग्न अवस्था में मिलती है और उसके साथ रेप वगैरह किया गया। औरंगजेब को गुस्सा आता है। वो ये कहता है कि इस तरह से जो पंडित पुजारी हैं ये जो काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर मंदिर होना ही नहीं चाहिए। मंदिर वो तोड़ा जाता है, लेकिन वही कक्ष की रानी ये कहती है कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, मंदिर फिर से बना दिया जाए। तो जो उसका बनारस फरमान है उसमें वो लिखता है औरंगजेब, वो कहता है कि नहीं मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए वो मस्जिद को बना देता है। ये उस रानी की इच्छा के अनुसार। ये उसकी कहानी है जैसे पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। अब उसके पीछे और हकीकत क्या है? तो ये जो महिलाएं हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि इस मस्जिद के तामीर के पीछे की कहानी क्या है और वो जो उस कहानी में है। आज के पंडित पुजारी क्या कर रहे हैं? आशाराम बापू से लेकर के राम रहीम जैसे तमाम है जिनके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं ये, और इसीलिए चाहे बाबा साहब रहे हो या ज्योतिबा फूले रहे हो, वो इस तरह के महात्माओं पर इसलिए यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, उन सबका यही मंतव्य था कि ये जो साधु सन्यासी है वो कुछ जो है उनको छोड़ दीजिए, तो अधिकांश वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे। अब राजनीति करना क्या साधु सन्यासियों का हो सकता है? उनका उद्देश्य हो सकता है क्या? रविकांत जी, इसमें हम थोड़ा सा शायद विषयांतर हो रहे हैं। जो उस वीडियो क्लिप को काट कर और इस रूप में चलाया गया कि ये प्रोफेसर रविकांत चंदन जी का विचार है, ये किसी पुस्तक से रेफरेंस नहीं दिया गया है। और वो उस वीडियो को चलाने के बाद जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं और तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, उनकी जो नाजुक भावनाएं हैं वो आहत हो गईं। और नाजुक भावनाएं जब आहत हो गईं तो एक दलित प्रोफेसर की आवाज़ को दबाने के लिए जो वंचित हाशिए का समाज है, वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है और अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं प्रोफेसर रविकांत चंदन जी। और एक दलित प्रोफेसर का आवाज़ दबाने के लिए, उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करने के लिए, उनके स्वतंत्रता का हनन करने के लिए ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम हिंदू संगठनों के अराजक तत्व हैं, इनकी भावनाएं जब आहत होती हैं तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय में बाकायदा घुसकर कैंपस के अंदर जाकर और प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है और तमाम हिंसक नारे लगाए जाते हैं जो कि देश और समाज के लिए एक बहुत ही नकारात्मक संदेश है। क्योंकि गोली मारो, जूते मारो, इसी प्रकार तमाम हिंसक नारे लगाए गए। प्रोफेसर रविकांत चंदन को जाति सूचक गालियां दी गईं। हम लोग सोच सकते हैं कि ये देश में जो हमारे देश में हमारा देश संविधान से चलता है और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है। मैं अगर अपनी संवैधानिक तरीके से बात को रख रहा हूँ तो इसमें हमारी ये स्वतंत्रता है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है ज्ञानव्यापी मस्जिद बनने की घटना को लेकर, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में इस प्रकार की घटना हुई तो इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए
कि वो विश्वविद्यालय जहां छात्र हितों को लेकर अगर मुद्दे को उठाया जाए, कोई आंदोलन किया जाए, कोई प्रदर्शन किया जाए, तो वो विश्वविद्यालय उसको दबा देता है, कहता है यहाँ धारा 144 लागू है और विश्वविद्यालय के अंदर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेसर के खिलाफ हिंसा करने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन अपना गेट खोल देता है और बिना आईडी कार्ड देखे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के साथ तमाम बाहरी अराजक तत्वों ने आकर जिस तरीके से प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ हिंसक नारे लगाए और उसके बाद में जिस तरीके से उनके साथ ये व्यवहार किया गया, साथियों, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। और साथियों, वहीं पर जब प्रोफेसर रविकांत चंदन जी तहरीर देते हैं हसनगंज थाने में, तो उनका एफआईआर तक अभी तक नहीं लिखा गया है। हम लोग सोच सकते हैं कि आज़ाद भारत में किस तरीके से दलितों की आवाज़ को दबाई जा रही है। और जो प्रोफेसर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को देखकर हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बचाएंगे, जो समाज में हाशिए का वर्ग है, हाशिए का समाज है, उसकी आवाज़ को उठाता हो, उसके हक और अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान के लिए बोलता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर हम समाज में नहीं बचाएंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो यकीन मानिए कि आप आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब आप गुलाम होंगे। और ये हमारा कोई एहसान नहीं होगा, ये हमारा कर्तव्य है कि जो वंचित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मजबूती से आवाज़ उठाता है, उनके स्वाभिमान, हक और अधिकार के लिए बोलता है, ऐसे प्रोफेसर के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। साथियों, इतना ही नहीं मामला, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एक महाशय हैं विभूति राय जी, वो कहते हैं इनको जुतियाइए लूटा के ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में इस प्रकार का मैसेज लिखकर डालते हैं। हम लोग सोच सकते हैं जो प्रोफेसर है, आचार्य होता है, सम्माननीय होता है, विद्वान होता है, विचारक होता है, चिंतक होता है, वो इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहा है एक प्रोफेसर के प्रति, प्रोफेसर विभूति राय। हम लोग सोच सकते हैं इस तरीके से जो हिंसक नारे लगाए गए, हमला करने की कोशिश की गई, ऐसे अराजक तत्वों पर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। साथियों, वहीं पर ये नारे जो लगाए गए, गोली मारो, जूते मारो, इस प्रकार के जो नारे लगाए गए, वो विश्वविद्यालय प्रशासन के मौजूदगी और पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में इस प्रकार के नारे लगाए गए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये प्रॉक्टर की जिम्मेदारी है कि बाहरी अराजक तत्व किस तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस में घुसकर और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर प्रॉक्टर क्या कर रहा था, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों नहीं उनका आईडी कार्ड देखा गया, क्यों नहीं उनके प्रदर्शन को हिंसक बनने से रोका गया और उनकी मौजूदगी में इस तरीके से नारे लगाए गए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के साथ खड़े होइए और उनको न्याय दिलाइए। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। आशुतोष जी के साथ सत्येंद्र का डिबेट में था और काशी विश्वनाथ मंदिर जैन बापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसी पर बातचीत थी और उसी के क्रम में वहाँ पर कैसे मंदिर टूटा है और मस्जिद कैसे बनाई गई है, इसी के संदर्भ में जो पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में जिस कहानी को लिखा है, उसी का मैंने जिक्र उस डिबेट में किया था कि मस्जिद यहाँ कैसे बनी है। इसी मेरे वक्तव्य को उस किताब और लेखक के रेफरेंस को काट करके दुष्प्रचारित किया गया मेरे खिलाफ कि मैं हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़का रहा हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो केवल उस घटना का जिक्र कर रहा था जो कहानी के रूप में है, वो तथ्यात्मक रूप में भी नहीं है, मैंने इसको भी कहा। बावजूद इसके आज एबीवीपी के छात्रों ने और साथ ही साथ बाहर के तत्वों ने, जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे,
उन्होंने आकर के माहौल को ख़राब किया और उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए, गोली मारो सालों को, इस तरह के नारे लग रहे थे। बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन था और ट्रिब्यूनल बोर्ड था उसके सहयोग से हम लोगों ने बात भी की विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बात यहाँ से ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में, चूँकि मैं अंदर फंसा हुआ था और बाहर इस तरह के नारेबाजी हो रही थी, मैंने इसका जिक्र फेसबुक पर किया था कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है। उसको लेकर के अब धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही आज का पूरा जो सूरत हाल है। और साथ ही साथ मैं इसको जोड़ दूँ, मैं दलित समुदाय से आता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के मैं प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनका पालन करता हूँ। और मुझे लगता है कि इसीलिए दलित होने के नाते मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।